everybody, welcome to Magnet Brains. This is Shweta ठाकुर, your social science educator. Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी वीडियो कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं, that to be free of cost. We also provide you CBSE and other state board like UP, Bihar, MP, Rajasthan और Delhi board के fully organized courses with daily practice paper. And हमारे पास e-books और e-notes की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आज हम लोग क्लास 10 सोशल साइंस हमारे जो चैप्टर है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज चैप्टर नंबर 2 के हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? नॉट एवरी गुड और सर्विसेज that is produced and sold needs to be counted. जितने भी goods and services एक कंट्री में बनते हैं, हमें सभी चीज़ों को काउंट करने की ज़रूरत नहीं होती है. It makes sense only to include the dash to get the total production. अगर हमें total production जाननी होती है तो हम क्या करते हैं? क्या हम value of good and services in the production उनकी लेते हैं? जितने भी वैल्यूज ऑफ गुड एंड सर्विसेज इन प्रोडक्शन उनकी वैल्यू लेते हैं. वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विसेज हम लोग लेते हैं. एडिंग अप द एक्चुअल नंबर ऑफ गुड्स, जितने भी एक्चुअल नंबर ऑफ गुड्स हैं हम उन्हें ऐड करते हैं. या गुड एंड सर्विसेज इन द 3 सेक्टर्स में हम लोग देखते हैं. तो अगर हम लोग बात करें, हम लोग वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विसेज देखते हैं. क्या देखते हैं मैम? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी वैल्यू को ऐड किया जाता है. ठीक है, हम इंटरमीडिएट गुड्स नहीं लेते हैं. जब हम जीडीपी काउंट करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जब हम काउंट करते हैं, तो इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं, जो बीच के गुड्स होते हैं, हम उन्हें नहीं काउंट करते हैं. हम एक फाइनल प्रोडक्ट जो होता है, फाइनल प्रोडक्ट को काउंट करते हैं. तो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग देखते हैं. जैसे मैंने आपको बताया भी था कि जैसे एक बिस्किट का पैकेट है, तो मान लीजिए उसको बनाने में इंग्रेडिएंट्स लगे, जैसे मान लीजिए आटा लगा, आटे के बिस्किट बना रहे, शुगर लगा, राइट, और अदर इंग्रेडिएंट्स भी हुए, तो सबको मिला के मिक्स करके उसकी पैकेजिंग वगैरह इंक्लूड करके वो बिस्किट जो है हमें एक पैकेट में 5 रुपीज़ का जो है मिल रहा है. तो उसमें उन सभी की वैल्यू ऐड है. ठीक है, वो कंपनी क्या करेगी, वो सारी जो है शुगर की वैल्यू भी, वो फ्लावर की वैल्यू भी, वो सारी जो वैल्यू है उसमें ऑलरेडी एडेड होगी, तब जाके वो हमें 5 रुपीज़ का मिल रहा है. अगर हम अलग अलग उनकी वैल्यू भी देखें, फिर वहाँ भी देखें उस पैकेट की, तो वो तो डबल वैल्यू हो जाएगी. नहीं, उसमें ऑलरेडी उन सब इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू एडेड है, इसलिए हम हमेशा फाइनल प्रोडक्ट की जो है वो वैल्यू देखते हैं. तो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विसेज हम लोग देखते हैं. ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? इन इंडिया में द मेमथ टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकन बाय. ये जो इतना ह्यूमंगस टास्क है, इतना बड़ा टास्क है कि इसको जीडीपी को कैलकुलेट करने का, ये कौन करता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री करती है, इंडियन स्टेट्स करती है, यूनियन टेरिटरीज, या ऑल ऑफ द अबव. तो अगर हम बात करें, ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज. कहने का मतलब है यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट के डिपार्टमेंट्स यहाँ पे लिखा होता तो हम उसको ले लेते. तो वो क्या करती है, इंडियन स्टेट के डिपार्टमेंट्स हो गए, यूनियन टेरिटरीज हो गई, उन सब की हेल्प से जो है सेंट्रल मिनिस्ट्री जो है वो एक डेटा कलेक्ट करती है. तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? Which sector has emerged as the largest producing sector in India? Select one from the following alternatives. देखिए, कौन सा ऐसा सेक्टर है हमारा जो इमर्ज हुआ है एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर? अगर हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर की बात करें, देखिए हमारे पास 3 सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. जो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग जो है वो हमारा टर्शरी सेक्टर है, जिसे हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, जो बेसिक सर्विसेज हैं, वो इसी सेक्टर में आते हैं. हमारे लॉयर्स, डॉक्टर, टीचर्स, ये सब किसका पार्ट है?
सर्विस सेक्टर का पार्ट है। तो ये सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव सेक्टर है अभी के टर्म्स में, राइट। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, व्हाट काइंड ऑफ वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन द टर्शरी सेक्टर। जो हमारा टर्शरी सेक्टर है, जो हमारा सर्विस सेक्टर है मैम, एंड यू नो सर्विस सेक्टर जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ के लिए। तो अगर हम बात करें कि व्हाट काइंड ऑफ वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन द टर्शरी सेक्टर में, बोथ स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड दोनों तरीके के वर्कर्स चाहिए भाई, ऐसा नहीं है ना ओनली अनस्किल्ड चाहिए भाई। टर्शरी सेक्टर तो भाई नहीं, बुद्धिजीवियों का है तो अनस्किल्ड तो नहीं होगा, डॉक्टर कैसे आ जाएंगे स्किल्ड मतलब अनस्किल्ड में। ओनली स्किल्ड ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ स्किल्ड से चलेगा या ओनली सेमी स्किल्ड, नहीं, बोथ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड जो है वो दोनों ही इसमें चाहिए होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग फीचर ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इनमें से कौन सा जो है आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है। हमारे पास दो तरीके से सेक्टर है, एक है मैम ऑर्गेनाइज सेक्टर, क्या है हमारे पास एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है, और दूसरा क्या है अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो अगर हम लोग बात करें ऑर्गेनाइज सेक्टर की, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है मैम, रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट है, ठीक है, जॉब सिक्योरिटी होती है, पेड हॉलीडेज हैं, राइट, अदर बेनिफिट्स हैं लाइक हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, मेडिकल बेनिफिट जो भी हैं, अदर बेनिफिट्स भी हैं। ठीक है, अगर अच्छी वर्किंग कंडीशन है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो जॉब सिक्योर, नो जॉब सिक्योरिटी मैम, किसी तरीके की जॉब सिक्योरिटी नहीं है, आज है कल नहीं है, कभी भी आपको बोल देंगे कि भाई अब नहीं आना है। ठीक है, उसके बाद है नो पेड हॉलीडेज, जितना दिन काम एक्स्ट्रा वर्क कराते हैं, ओवर टाइम कराते हैं बल्कि, नो पेड हॉलीडेज, राइट। अगर हम बात करें व्हिच अमंग द फॉलोइंग फीचर ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर की हम बात करें, किसकी मैम, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की। देखिए फिक्स नंबर ऑफ वर्क आवर्स, फिक्स नंबर ऑफ वर्क आवर्स किसके होते हैं मैम, ऑर्गेनाइज सेक्टर के। फिक्स नंबर ऑफ वर्क आवर्स, राइट। तो अगर हम लोग बात करें फिक्स नंबर ऑफ वर्क आवर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, पेड हॉलीडेज ये भी मैम ऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है, रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट ये भी किसका पार्ट है, ऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है। एम्प्लॉयमेंट इज इनसिक्योर मैम, जॉब नो जॉब सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट इज इनसिक्योर कहां पर होती है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होती है। तो ये किसका पार्ट है मैम, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है। चलिए तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हमारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। असर्शन क्या कहती है, मोस्ट फैमिलीज इन इंडिया हैव पीपल वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। बहुत सारी हमारी फैमिलीज है इंडिया में जहां पे लोग जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, बल्कि रेशो ज्यादा है, मोर देन 70% लोग जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही काम कर रहे हैं। रीजन है ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव लेस अपॉर्चुनिटीज टू ऑफर। यस, ऑर्गेनाइज सेक्टर के पास बहुत कम अपॉर्चुनिटीज है ऑफर करने के लिए, इसी लिए तो लोग कहाँ जा रहे हैं फिर मैम, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के साइड जा रहे हैं। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट। तो यही इसमें बोला गया है
कि देखिए मोस्ट ऑफ द फैमिली इंडिया में अनऑर्गेनाइज, देखिए इंडिया की पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी है, ऑर्गेनाइज सेक्टर के पास इतनी जॉब्स नहीं है कि वो आपको ऑफर कर सके, पर गवर्नमेंट को वो अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्रिएट करनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, द सेक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए हमने पढ़ा था पब्लिक सेक्टर जो ओन किया जाता है बाय गवर्नमेंट मैम, राइट, जैसे हमारा रेलवेज हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गए, मतलब हो गए, राइट। उसके बाद अगर हम लोग बात करें प्राइवेट सेक्टर की, जो ओन किया जाता है इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के द्वारा। अब जो हमारे पब्लिक सेक्टर होता है उसका मोटिव कोई प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, वो लोगों के वेलफेयर के लिए होता है। लेकिन हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है उसका मेन मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट, जैसे हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज है, टिस्को है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, तो एक प्राइवेट सेक्टर का पार्ट है। तो मेनली किसके बेसिस पे है मैम, ओनरशिप के बेसिस पर हम पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को जो है डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑप्शन नंबर सी जो है एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, हाउ डू बिग प्राइवेट कंपनीज कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन, जो बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज है वो कैसे नेशन के डेवलपमेंट में हेल्प करती है। चलिए क्वेश्चन तो ये है, बाय इंक्रीजिंग द डिमांड्स फॉर देयर प्रोडक्ट्स थ्रू एडवर्टीजमेंट, अपने जो प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ा के एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू, एडवर्टीजमेंट्स तो बहुत होती है, एड्स तो बहुत होती है, राइट, लेकिन उससे हमें क्या फायदा, राइट। उसके बाद देखते हैं बाय इंक्रीजिंग देयर प्रॉफिट, अगर अपना प्रॉफिट बढ़ा रही है तो उसमें लोगों का क्या भला है, राइट। बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंट्री इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स, बाय प्रोवाइडिंग प्राइवेट हॉस्पिटल फैसिलिटीज फॉर द रिच, रिच को प्रोवाइड कराएंगे, ऐसे थोड़ी होता है। तो देखिए बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंट्री इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल गुड। अब देखिए कोई भी बड़ी फैक्ट्री तो उसमें कुछ प्रोडक्शन होगा तो कहीं ना कहीं वो काउंट होगा देश के जीडीपी में, राइट, वो प्रोडक्शन में, प्रोडक्टिविटी में, देश की ग्रोथ में काउंट होगा। बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंट्री इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स, ऑप्शन नंबर सी जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है मैम, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 असर्शन कहता है, गवर्नमेंट नीड्स टू पे अटेंशन टू एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट such as availability of safe drinking water, obviously, right, housing facilities for the पुअर, फूड एंड न्यूट्रिशन। देखिए गवर्नमेंट को कुछ जो हमारी बेसिक नीड्स है, रोटी कपड़ा मकान सीधी टर्म्स में बोले, और भी हमारी अदर जो डिमांड्स है उनको पूरा करना, जैसे हमें एक बेटर हेल्थ फैसिलिटीज देना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, फूड प्रोवाइड करना, सारी चीज़ें प्रोवाइड करना, किसकी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, सरकार की। प्राइवेट सेक्टर कैन नॉट ऑफर डेवलपमेंट, ये कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो बिल्कुल भी डेवलपमेंट ऑफर नहीं करता है, ऐसा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर हाँ बिल्कुल नहीं करता है, हम ये नहीं बोल सकते हैं, माना कि वो प्रॉफिट अर्निंग के बेस पर नहीं, प्राइवेट सेक्टर भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है बहुत जगहों पर। तो गवर्नमेंट से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर जो है वो बहुत अच्छे से जो है वहाँ की सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने सेटअप की है जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो अगर हम बात करें ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, राइट, तो ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, अरेंज इन सीक्वेंस, आपको इसको सीक्वेंस में अरेंज करना है। पहले तो मेकिंग ऑफ स्वीट्स है, उसके बाद बाइंग ऑफ स्वीट्स ड्यूरिंग दिवाली, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिल्क, डिस्प्लेइंग स्वीट्स इन शोकेस। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग देखें, सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सट्रैक्शन ऑफ मिल्क। सबसे पहले क्या मिलेगा, दूध चाहिए ना, मिठाई तो तब बनेगी पहले दूध आएगा, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिल्क हो गया। तो मैम सबसे पहले 3 दूध की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद फिर क्या बनेगा, मेकिंग ऑफ स्वीट्स, फिर क्या होगा, दवाई के स्वीट्स जो है वो हमारी बनेंगी, तो मेकिंग ऑफ स्वीट्स, तो ये उस दूध से बनेगी क्या मैम, हमारी स्वीट्स। उसके बाद बाइंग ऑफ स्वीट, नहीं बाइंग तो बाद में, पहले डिस्प्ले की जाएगी, जाके पहले हम देखते हैं ना तो वो डिस्प्ले में रखी होती है,
तो डिस्प्लेइंग स्वीट्स इन शोकेस होगा पहले तो, एंड उसके बाद जो है हमारा क्या होगा, बाइंग ऑफ स्वीट्स ड्यूरिंग दिवाली, और उसको हम डिस्प्ले स्वीट्स को देखेंगे और खरीदेंगे। तो 2। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले एक्सट्रैक्शन ऑफ मिल्क होगा, फिर मेकिंग उस मिल्क से क्या बनेगी, स्वीट्स बनेगी, फिर हम देखेंगे कि वो स्वीट्स जब बनके तैयार तो उसको शोकेस में डिस्प्ले किया गया है, और बाइंग ऑफ स्वीट्स ड्यूरिंग द दिवाली में हम उनको खरीदेंगे। 3, 1, 4 एंड 2, 3, 1, 4 एंड 2, ऑप्शन नंबर डी जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, एजर्शन है हमारा, इफ टूरिज्म वाज इम्प्रूव्ड, अगर टूरिज्म को इम्प्रूव किया गया, हमने देखा था प्लानिंग कमीशन की एक रिपोर्ट थी, उसमें बोला गया अगर हम टूरिज्म को इम्प्रूव करते तो हर साल 35 लाख जॉब्स जनरेट होगी, राइट। 35 लाख न्यू जॉब्स वुड बी अवेलेबल, जो कि बहुत बड़ी बात है, राइट। 35 लाख जो है बहुत बड़ा नंबर होता है। तो टूरिज्म में अगर इम्प्रूवमेंट की जाए तो ये एक प्लानिंग कमीशन, अब तो वो नीति आयोग हो गया है, तो उनकी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बोला गया था कि अगर टूरिज्म को इम्प्रूव किया जाएगा तो एटलीस्ट 35 लाख न्यू जॉब्स वुड बी अवेलेबल। लेकिन रीजन क्या दिया गया, टूरिज्म इज नॉट एन इकोनॉमिकली बेनिफिशियल सेक्टर राइट नाउ। क्यों नहीं है, जब आप बोल रहे हो कि इससे 35 लाख जॉब्स जनरेट होंगी तो वो इकोनॉमिकली बेनिफिट क्यों नहीं है अभी, राइट। तो अगर हम लोग देखें A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, वो तब भी एक अच्छी इनकम जनरेट कर और आगे उसमें और इम्प्रूवमेंट की तो और ज्यादा बेनिफिट जो है वो देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इनमें से कौन सी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। वर्किंग इन अ फैक्ट्री, ऑब्वियसली ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। स्टडिंग इन अ स्कूल, रनिंग अ शॉप, शॉप एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स जो है वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो स्टडिंग इन अ स्कूल, आप कोई वहां पे जाके कुछ प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो, राइट। आप हाँ वो प्रोडक्टिव है कि आप अपने लिए पढ़ रहे हो, पर स्टडिंग इन अ स्कूल जो है वो इकोनॉमिकली कोई बेनिफिट नहीं दे रहा है, तो इट्स स्टडिंग इन अ स्कूल। हाँ बड़े हो के आप एक अच्छे इंसान बनोगे, जॉब्स करोगे, तब तो आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो, लेकिन अभी के लिए कौन सी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, वो है स्टडिंग इन अ स्कूल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। चलिए आपको इनकरेक्ट पेयर जो है वो चूज करना है। देखिए मेलमैन आप समझ लिए, पोस्टमैन की ही बात कर लीजिए। अब ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, मेल आएंगे उनको आपको प्रोवाइड करेगा, तो ये क्या दे रहे हैं, ये सर्विस दे रहे हैं आपको, और ये क्या है मैम, ये टर्शरी सेक्टर ही है, तो ये तो करेक्ट है मैम, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, राइट। फिशरमैन क्या है, वो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, यस मैम, ठीक है। सीधा सीधा जो है वो फिश नेचर से ले रहे, तो वो क्या है, नेचर से इन द सेंस वाटर से निकाल रहे, तो फिशरमैन प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। कारपेंटर को लिखा गया है कि वो एक प्राइमरी सेक्टर का काम है, चलिए और भी देख लेते हैं। बैंकर जो है वो एक टर्शरी सेक्टर है, तो ये तो बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि बैंकर जो है वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, राइट। अब देखिए कारपेंटर क्या है कि उसने लकड़ी ली होगी, वो एक नेचुरल एक्सट्रैक्शन है, फिर उसने कारपेंटर का काम होता है उसको बदल के, उसका जो रॉ मटेरियल को बदल के फर्नीचर उसने बनाया, तो वो क्या हुआ, वो मैन्युफैक्चरिंग हुई मैम, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का पार्ट है। किसका पार्ट है मैम, ये मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है, ये मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है। तो अगर हम देखें कारपेंटर जो है वो कौन सी एक्टिविटी हुई मैम, वो एक सेकेंडरी एक्टिविटी है। रॉ मटेरियल तो उनके लिए क्या है, वुड है, उस वुड से उन्होंने क्या किया, फर्नीचर बनाया, तो उसको ट्रांसफॉर्म किया फिर फिनिश्ड गुड में, तो वो क्या है, एक सेकेंडरी एक्टिविटी का पार्ट है। तो अगर हम देखें तो इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है मैम, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि वो सेकेंडरी एक्टिविटी का पार्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। ऑब्जर्व द ग्राफ गिवन बिलो एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स द ग्राफ। तो देखिए अब है हमारे पास ये ग्राफ, ओके हमने देखा
1973 से 74 है और ये क्या दिखा है, जीडीपी बाय प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर हमें शो किया गया है, राइट। अब इस ग्राफ को ध्यान से देखते हैं। चलिए हमने देख लिया है, अब क्वेश्चंस देखते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए, द प्रोडक्शन इन ऑल द थ्री सेक्टर हैज डिक्रीज्ड एंड इट हैज डिक्रीज्ड एज मोस्ट इन द प्राइमरी सेक्टर। ये कह रहे हैं जो प्रोडक्शन है तीनों सेक्टर में डिक्रीज हुआ है। 1973 से 74 में ये हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी और ये टर्शरी सेक्टर है, हमें कहाँ से डिक्रीज कर रहा है, हमें देखने से ही समझ आ रहा है ये तो बहुत बुरे तरीके से ऊपर गया है, मतलब इन द सेंस इन अ गुड वे ये बहुत ज़्यादा ऊपर गया है, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ डिक्रीज वाला तो कोई सीन ही नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्शन इन ऑल द थ्री सेक्टर हैज इंक्रीज्ड एंड इट हैज इंक्रीज द मोस्ट इन द प्राइमरी सेक्टर। देखिए, प्रोडक्शन तो तीनों सेक्टर में इंक्रीज हुआ है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये कह रहे हैं कि प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ, लेकिन हमें तो इंक्रीज इस सेक्टर में लग रहा है। और ये कौन सा सेक्टर है मैम, ये हमारा टर्शरी सेक्टर है, ये हमारा टर्शरी सेक्टर है, राइट। तो ये कौन सा सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर है। चलिए, तो ये भी नहीं है मैम हमारा ऑप्शन। द प्रोडक्शन इन ऑल द थ्री सेक्टर हैज इंक्रीज, तीनों सेक्टर में प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हुआ है एंड इट हैज इंक्रीज द मोस्ट इन टर्शरी सेक्टर, और ये सबसे ज्यादा जो है इन ऑल द थ्री सेक्टर हैज इंक्रीज्ड एंड इट हैज इंक्रीज द मोस्ट इन द टर्शरी सेक्टर। अब ये कह रहे हैं कि तीनों सेक्टर में इंक्रीज हुआ है, यस मैम, और सबसे ज्यादा टर्शरी सेक्टर में इंक्रीज हुआ है, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है, राइट। जो ग्राफ वगैरह जो इतनी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, डरना नहीं होता, आराम से पढ़ोगे आपका आंसर वही है, राइट। The production in all the three sector has increased and all three sectors have similar grown। नहीं भाई, हमें नहीं दिख रहा है कि वो similarly grown हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा absolutely correct आंसर है। The production in all the three sector has increased and it has increased the most in the tertiary sector में मैम ये सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है, राइट। सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, शाजिया's teacher asked her a question to which she answered MG Narega 2005 what could have been the teacher's question। तो अगर पूछा जाए जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के बारे में जो टीचर पूछ रही हैं वो किससे रिलेट करता है, क्या वो एक्ट राइट टू वर्क से रिलेट करता है, क्या वो एक्ट हमारा राइट टू इक्वलिटी से रिलेट करता है, या फिर राइट टू फ्रीडम से रिलेट करता है, या राइट टू एजुकेशन से रिलेट करता है। अगर हम लोग बात करें हमारा जो एक्ट है वो बात करता है किसके बारे में, हमारा राइट टू वर्क के बारे में बात करता है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में आया था और इसमें 100 डेज की एश्योर्ड जो है एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, और ये किससे रिलेटेड है, राइट टू वर्क। ऑप्शन नंबर ए जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, which one of the following means of irrigation generally comes under the public sector। इनमें से कौन सा जो है पब्लिक सेक्टर के अंदर आता है, क्या हमारे वेल आते हैं, ट्यूबवेल्स आते हैं, टैंक आते हैं, या कैनाल। अगर हम लोग बात करें वेल तो नॉर्मली एक इंडिविजुअल के घर भी हो सकता है, एक कम्युनिटी का भी हो सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ट्यूबवेल भी हो सकते हैं, टैंक भी हो सकते हैं, लेकिन कैनाल जो है अगर हम बात करें ये पब्लिक सेक्टर है, मींस मैम ये ओन्ड बाय है गवर्नमेंट, ओन्ड बाय गवर्नमेंट, राइट। तो उसके बाद अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, नेम द सेक्टर
which continue to be the largest employer till today. आज तक सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है वो कौन सा सेक्टर जनरेट कर रहा है? क्या वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी सेक्टर है? अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की, किसकी बात करें? एम्प्लॉयमेंट की, तो आज भी सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट एक ही सेक्टर दे रहा है, कौन सा? प्राइमरी। भला माने कि अगर उसमें ग्रोथ जो है वो कम है, लेकिन फिर भी एम्प्लॉयमेंट आज भी सबसे ज्यादा जो है क्या दे रहा है मैम? एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। कौन सा सेक्टर? प्राइमरी सेक्टर। तो हम प्राइमरी सेक्टर की यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट। और प्रोडक्टिविटी की बात है तो कौन सा मैम? टर्शरी सेक्टर है, राइट, टर्शरी सेक्टर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? जीडीपी। जीडीपी की करेक्ट डेफिनेशन क्या है? राइट, देखिए जीडीपी जो होती है वो सम होता है फाइनल गुड्स ऑफ सर्विसेज का। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इंटरमीडिएट नहीं, बीच के गुड्स एंड सर्विसेज नहीं, जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे हाथ में आएगा, राइट, इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। तो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं इसमें तो क्या होगा? इंटरमीडिएट वाले भी आ जाएंगे, राइट। इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। तो ये क्या है? ये बिल्कुल करेक्ट है मैम, क्योंकि ये बात कर रहा है ऑल फाइनल गुड्स। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। फिर है इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। ठीक है, तो इंटरमीडिएट की बात कर रहा है, या फिर इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। तो अगर हम लोग बात करें मैम, इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is the preceding government agency of नीति आयोग? नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की अगर हम लोग बात करें, इसे 1 जनवरी 2015 से पहले तक मैम हम इसे एक नाम से जानते थे, वो नाम था प्लानिंग कमीशन, और बाद में यही बदल के क्या हुआ, हमारा एक कैबिनेट रेजोल्यूशन आया, उसके बाद इसको नीति आयोग कर दिया गया, राइट, नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एट द इनिशियल स्टेजेस, बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में, जब स्टार्टिंग में हमारा प्रोडक्शन शुरू होता है, इनिशियल स्टेजेस में ऑफ डेवलपमेंट, किसके? डेवलपमेंट के इनिशियल स्टेजेस में which one of the following sector was the most important of इकोनॉमिक एक्टिविटी? तो अगर हम देखें डेवलपमेंट में स्टार्टिंग में ही अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर की, तो मैम हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है, कौन सा? प्राइमरी सेक्टर। तो एट द इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट प्राइमरी सेक्टर जो है वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, राइट। तो चलिए इसी के साथ ही हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं यूट्यूब पर एंड हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पर। आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पर। हमारे पास ई नोट्स एंड ई बुक्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टॉप कोर्सेज की बात करें, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड की क्लासेस हमारे पास है। वैदिक मैथ्स की क्लासेस भी हैं, क्रैश कोर्स भी कराए जाते हैं एंड स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी है। हम डील करते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के साथ। With this end of today's session, I hope you like this video. Don't forget to hit the like, share and subscribe button. See you all next time. Have a nice day.